एक छोटी नैनी अचानक देखती है कि उस बच्चे के चेहरे पर एक भयानक बॉयल उभर आया है। वो डर के मारे कांप जाती है और तुरंत कहती है कि अभी खेल खेलने का वक्त नहीं है। लेकिन तभी बच्चे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल खाली खाली थीं। उनकी हरकतें एक जैसी और परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड थीं, मानो किसी अनदेखी डोर से बंधे कठपुतले हों। उन बच्चों की हरकतें बेहद अजीब थीं और वो प्लेग्राउंड जो पहले से हिलता डुलता रहता था, उस नैनी को अब पूरी तरह एहसास हो जाता है कि वो खतरनाक जाल में फंस चुकी है। साशा नाम की एक लड़की एक ऐसे घर में रहती थी जो पैसों से भले गरीब हो लेकिन प्यार से भरपूर था। कॉलेज की फीस जुटाने और अपने पिता का बोझ हल्का करने के लिए उसे एक अच्छी खासी सैलरी वाली नैनी की जॉब मिल जाती है। मालिक जो आवरली रेट ऑफर करता है उससे साशा का मूड पूरी तरह खिल उठता है। वहीं कई किलोमीटर दूर एक लग्जरी कम्युनिटी के अंदर एक और नैनी अपना जख्मी पेट पकड़कर घबराई हुई भाग रही थी। भागते भागते वो जल्दबाजी में एक पेड़ की टहनी से टकरा कर गिर जाती है। गिरे हुए बैग को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच बच्चों का एक झुंड प्लेग्राउंड इक्विपमेंट को लगातार घुमाता रहता है। उस नैनी का पैर मशीन में फंस जाता है और खून बहते बहते उसकी वहीं मौत हो जाती है। आसपास खड़े बच्चों को जैसे इसमें अब कोई मजा नहीं रह गया। वो उसकी लाश छोड़कर यूं आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीन बदलता है। साशा को अभी अंदाजा भी नहीं है कि उसका भाग्य क्या फैसला ले रहा है। वो अपने भाई की कार में बैठकर कनाडा के एक सबर्ब तक पहुंचती है, जहां एक बेहद सुरक्षा कड़ी हवेली मौजूद थी। जाने से पहले उसका भाई उसे समझाता है कि वो पास वाले पार्क में घास काटने का काम कर रहा होगा। अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत फोन कर देना। दिल में एक अजीब सा उत्साह लिए साशा अपनी एम्प्लॉयर मिसेस माइकल के दरवाजे की घंटी बजाती है। वो गोल्फ वाली ड्रेस में तैयार थी जैसे कहीं निकलने वाली हो। आज साशा का मेन काम था उनकी छोटी बेटी जेली की देखभाल करना। मिसेस माइकल जेली का टैबलेट साशा को थमाती है, हिदायत देती है कि बच्ची को कोई वायलेंट चीज ना दिखाई जाए, वो घर के अंदर ही रहे और सबसे जरूरी जेली को कभी कैंडी ना दी जाए क्योंकि उसका पेट काफी सेंसिटिव है। इतना कहकर वो अपने एक्सरसाइज के लिए निकलने की तैयारी करती है। साशा उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जाती है, तभी उसे दीवार पर टंगा विंस्कॉट यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दिखता है। वो उत्साह से बताती है कि उसे भी पिछले साल विंस्कॉट में मेडिकल प्रेप के लिए एडमिशन मिली थी। ये सुनते ही मिसेस माइकल रुक जाती हैं और एक अजीब सा गहरा वाक्य बोलती हैं, डोंट लेट अ लाइफ ऑफ कंफर्ट लल यू इनटू थ्रोविंग अवे योर ड्रीम्स। दिस प्लेस हैज अ वे ऑफ कीपिंग यू हियर। साशा बेशक जल्दी एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन फीस इकट्ठा करने के लिए उसे साल भर टालना पड़ा था। मिसेस माइकल बताती हैं कि उनकी एक क्लोज फ्रेंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम संभालती है, वो उसकी सिफारिश जरूर करेंगी। साशा बेहद शुक्रगुजार होती है। उसका स्वभाव थोड़ा एंग्शियस और टेंस था। इस काम को लेकर वो बेहद सतर्क थी। वो पूरी कोशिश करना चाहती थी कि ज़ीली की परफेक्टली देखभाल हो। वो छोटी बच्ची अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थी। उसके माता पिता के बीच का रिश्ता ठंडा और दूर दूर वाला था। ज़ीली कंप्लेन करती है कि उसके पेरेंट्स घर पर कम ही रहते हैं। कुछ ही सेंटेंसेस में वो साशा का दिल पूरी तरह जीत लेती है। क्या हम पार्क जा सकते हैं? ज़ीली पूछती है और साशा एक दूसरे टॉय को ढूंढने के बहाने साथ जाने को राजी हो जाती है। माँ का हुक्म था कि वो अंदर ही रहे, लेकिन साशा एक छोटी बच्ची की रिक्वेस्ट टाल नहीं पाती और उसे पार्क ले जाने की हामी भर देती है। बस शर्त इतनी थी कि खोया हुआ टॉय मिलते ही वो वापस लौट आएंगी। दोनों जल्दी ही सोसाइटी के पार्क पहुंच जाती हैं। ज़ीली क्यूरियस होती है कि मैरी गो राउंड वहाँ से क्यों हटाया गया। वो साशा को खींचते हुए पब्लिक प्लेग्राउंड में ले जाती है और सीधे कुछ मिनट के लिए वहीं टिक जाती है। साशा थक हार कर उसे 10 मिनट का वक्त दे देती है। तय होता है कि बाद में बेंच पर मिलेंगे। साशा मिसेस माइकल को मैसेज भेजकर सब ठीक होने की खबर देती है। जब वो वापस देखती है तो पूरे पार्क में सिर्फ बच्चे ही नजर आते हैं और आसपास बिखरे नैनी के बैग्स और कपड़े साफ दिखाई देते हैं, लेकिन उनका मालिक कहीं दिख नहीं रहा। साशा जमीन पर पड़ी एक चिट्ठी उठाती है। दुनिया की सबसे अच्छी नैनी रोजा के लिए लिखा था। साथ में एक छोटा सा दिल भी बना हुआ था, जैसे किसी बच्चे ने अपनी नैनी के लिए लिखा हो। लेकिन वो रोजा नाम वाली नैनी गई कहाँ? साशा को इंस्टिंक्टिवली लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत स्लाइड की तरफ भागती है ज़ीली को वापस बुलाने। वो अपनी आंखों के सामने देखती है कि ज़ीली स्लाइड में घुसती है और हवा में गायब हो जाती है। साशा घबराकर पूरे पार्क में उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे हवा में लटकती एक बार्बी डॉल दिखती है जिस पर गंदा सा कीचड़ लगा था। बिल्कुल वही टॉय जिसे ज़ीली ढूंढ रही थी। साशा एक गुजरती हुई बच्ची को रोक कर पूछती है, क्या उसने ज़ीली को देखा है? लेकिन उस बच्ची के चेहरे पर एक बड़ा पीला बॉयल दिखता है। वो बच्चे खाली नजरों से बिना पलक झपकाए उसी की तरफ घूरते हुए धीरे धीरे उसे घेर लेते हैं। साशा इस वक्त ज़ीली को ढूंढना भूल कर बस वहाँ से भागने लगती है। अगले ही पल वो बच्चे फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वापस प्लेग्राउंड में खेलने लगते हैं। तभी साशा के फोन पर ज़ीली जैसा एक मैसेज आता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ बचाओ। वो तुरंत पूछती है, वो कहाँ है? जवाब आता है, ज़ीली रास्ता भटक गई है। फिर एक वॉइस मैसेज भी आ जाता है। साशा को अंदाजा नहीं था कि जॉब के पहले ही दिन वो एम्प्लॉयर की बच्ची को खो बैठेगी। मजबूरी में वो फिर से प्लेग्राउंड की तरफ भागती है। वो एक अडल्ट थी, बच्चों से डरने की कोई वजह नहीं थी। एक तरफ से ज़ीली की आवाज जैसी लगती है, लेकिन वहाँ भागने पर उसे कोई नजर नहीं आता। अचानक कोई उसे पीछे से खींच कर गिरा देता है और वो अजीब बच्चे फिर से एक झटके में नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे अभी कुछ हुआ ही
ही ना हो। एक बच्चा साशा को जल्दी से खींच कर ले जाता है। स्वीट हार्ट, ग्रैंडमा, स्वीट हार्ट, इसका क्या मतलब था? साशा कुछ और पूछने ही वाली थी कि तभी ज़ेली अचानक दौड़ते हुए बाहर आ जाती है। वो चेतावनी को भूल कर उस लड़की के पास दौड़ जाती है चेक करने। अच्छी बात ये थी कि ज़ेली को कोई चोट नहीं आई थी, बस उसे याद नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ। साशा जल्दी से बच्ची को घर वापस ले आती है, उसे थोड़ी देर के लिए सोफा पर बिठा देती है, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती है, ज़ेली गायब होकर आंगन में पहुंच चुकी थी, जबकि मेन गेट पूरी तरह लॉक था। एक छोटी बच्ची तो लॉक तक पहुंच भी नहीं सकती थी। ज़ेली घबराई सी पूछती है कि क्या साशा कल भी आएगी, और धमकी भी देती है, अगर तुम कल मेरे साथ खेलने नहीं आई तो मैं मामा को बता दूंगी कि तुमने मुझे प्लेग्राउंड में अकेला छोड़ दिया था। साशा हैरान रह जाती है, इल्जाम उलटा उसी पर, जबकि वहाँ तो खुद ज़ेली अकेले भाग गई थी। लेकिन ज़ेली अचानक अपना एटीट्यूड बदल देती है। आई वर्क फॉर माई मॉम। साशा एक बार फिर सोचने लगती है, बाकी सबकी तरह ये भी क्या मतलब है। वो जेब से वो नैनी वाली चिट्ठी फिर निकालती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रोजा के साथ भी कुछ बुरा हुआ हो। तभी मिसेस माइकल का मैसेज आता है, पूछती हैं ज़ेली कैसा बिहेव कर रही है। साशा एक तरफ हटकर रिप्लाई करती है कि सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल ज़ेली भागते हुए आती है और कहती है उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही। साशा उसे काउंटर पर लेटाकर चेक करती है तो उसकी ठुड्डी पर भी वैसा ही बॉयल निकलता दिखाई देता है। वो जल्दी से फर्स्ट एड किट निकालती है और उखड़ी हुई परत को हटाती है। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे नीचे रखने दो। साशा उसमें से जमा हुआ पस निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ेली पूरी तरह विरोध करने लगती है। मिसेस माइकल का फोन बज उठता है। साशा किसी भी हाल में एम्प्लॉयर को अपनी बेटी की चोट नहीं दिखा सकती थी, इसलिए वो बैंडेज निकालकर उसे कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बड़ा सा घाव अचानक हवा में ही गायब हो जाता है। क्या तुम ठीक हो? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। साशा को लगता है शायद मिसेस माइकल वापस आ गई हो, लेकिन कैमरा चेक करने पर पता चलता है वो सिर्फ बॉय स्काउट्स थे। वो राहत की सांस लेकर उन्हें इग्नोर करने का सोचती है, लेकिन तभी बाहर वाला शख्स दरवाजा पागलों की तरह पीटने लगता है। प्लेग्राउंड वाले उस अनुभव के बाद साशा अब ये नहीं मान सकती थी कि बच्चों से कोई खतरा नहीं होता। वो तुरंत ज़ेली को कमरे में छुपने भेज देती है और अपने भाई को कॉल करती है। साशा को उस पार्क पर बहुत अजीब सा शक होता है, लेकिन भाई को लगता है वो ज्यादा सोच रही है। बस वहाँ कुछ बिगड़े हुए रईस बच्चे थे, इतना ही तो है। मैं तो वहीं प्लेग्राउंड के बगल में घास काट रहा था, मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। भाई कहता है कि वो काम खत्म करते ही उसे लेने आ जाएगा, लेकिन बात पूरी होते होते फोन का सिग्नल अचानक बुरी तरह उतार चढ़ाव करने लगता है और फिर पूरी तरह कट जाता है। जब साशा वापस होश में आती है तो देखती है कि पता नहीं कब से आंगन में कुछ और बच्चे घुस आए थे। साशा हैरान रह जाती है, गेट तो अच्छे से बंद था, फिर ये बच्चे अंदर कैसे आए? आई डिडंट से यू कैन इनवाइट। साशा कुछ समझ नहीं पाती कि ये फिर क्या हो रहा है। वो जल्दी से ज़ेली को बॉल पिट से खींचकर कमरे में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात, एक बड़ा सा अडल्ट होते हुए भी साशा उस छोटी सी ज़ेली को हिला तक नहीं पाती। उल्टा वो बच्ची इतनी जोर से उसे झटका देती है कि साशा का नाक तक फूट जाता है। अगले ही पल ज़ेली एक रस्सी से साशा की गर्दन बांध देती है। कई बच्चे मिलकर उसे बॉल पिट की तरफ खींचने लगते हैं। फिर ऊपर से गेंदें हटाई जाती हैं और नीचे से एक अजीब सुरंग दिखाई देती है। वो उसे अंदर धकेलने की कोशिश करते हैं। साशा अपनी पूरी ताकत से लड़ती है और किसी तरह बच्चों से छूट निकलती है, लेकिन तभी ज़ेली एक जोरदार लात मारकर उसे गिरा देती है। इतनी ताकत किसी नॉर्मल बच्चे में नहीं हो सकती थी। साशा जल्दी से जमीन पर पड़ी कैंची उठाती है और बिना कुछ सोचे ज़ेली पर वार कर देती है। फिर लड़खड़ाते हुए भागने लगती है और सीधा टकरा जाती है अभी अभी घर लौटी मिसेस माइकल से। साशा घबराकर तुरंत रिजाइन कर देती है। मैं ये काम नहीं कर सकती, तुम्हारी बेटी कभी नॉर्मल कभी पागल जैसी हो जाती है, वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसी है। लेकिन मिसेस माइकल पीछे मुड़कर दरवाजा लॉक कर देती है। मेरी बेटी को संभालना मुश्किल है, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी बदतमीजी करो। साशा अपनी गर्दन पर लगा घाव दिखाती है और कहती है ये उनकी ही बेटी ने किया है। ठीक तभी आंगन से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। मिसेस माइकल तुरंत चेक करने जाती हैं तो पता चलता है ज़ेली अपने पड़ोसी के जुड़वा बच्चों के साथ बॉल पिट में बड़े मजे से खेल रही थी। वो पूरी तरह नॉर्मल चेहरे के साथ कहती हैं, इसीलिए तुम इसे संभाल नहीं पाई, इतने सारे बच्चे संभालना मुश्किल तो होता ही है। I can't do this. I'm so sorry. I'm leaving. All right? But I haven't paid you yet. Just stay a moment. I'd say a raise is not. साशा को शांत करने के बाद मिसेस माइकल को अब जाकर बेटी को चेक करने का वक्त मिलता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ज़ेली का स्वेटर फटा हुआ था और उसमें से खून भी रिस रहा था। यहाँ हालात एक 180 डिग्री टर्न ले लेते हैं। You'll never set foot in Winscott. मिसेस माइकल साशा को 911 कॉल करने का आदेश देती हैं, लेकिन लैंडलाइन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। साशा डर के मारे घबराई हुई घर से भाग जाती है और अपने भाई को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्को का नंबर भी नहीं लग रहा था। साशा उसे मैसेज भेजकर जल्दी उसे लेने आने को कहती है। साशा को पहले से पैनिक डिसऑर्डर था, अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो बैग में मेडिसिन ढूंढती है, लेकिन वहाँ उसे पिता के दिए हुए कैंडीज मिलती हैं, साथ में एक छोटी सी चिट्ठी भी थी। सीन बदलता है और अब मार्को की तरफ आते हैं। वो अपने दोस्त के साथ पास में ही ग्रास काटने का काम कर रहा था। दोनों मजे में बात कर रहे थे कि तभी घबराई हुई साशा उनकी तरफ भागते हुए आती है। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून के निशान थे। वो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन किए
किए बिना दोनों को गाड़ी में बैठने को कहती है। जब उन्हें पता चलता है कि साशा ने एक बच्चे को चाकू मार दिया तो दोनों को समझ ही नहीं आता क्या कहें। असल में जब तक कोई खुद वो पूरा नजारा ना देखे कोई ये यकीन नहीं करेगा कि एक बच्चा किसी को मारने वाला था। इसलिए मार्को को लगता है उसकी बहन ने बहुत ही ज्यादती कर दी, किसी एम्प्लॉयर के बच्चे को इस तरह चोट पहुंचाना। अगर उन्होंने पुलिस बुलाकर तुम्हें पकड़वा दिया तो क्या करोगे? क्या लगता है लॉ एक एडल्ट का साथ देगा या हमारे पास वकील रखने के पैसे हैं? साशा को गुस्सा आता है कि भाई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। वो झगड़ने ही वाली थी कि मार्को ग्लव बॉक्स से एक पासबुक निकालता है। पता चलता है जब से बहन ने कॉलेज में एडमिशन लिया था मार्को अपनी हर कमाई उसी के नाम वाले सेविंग्स अकाउंट में डालता रहा है ताकि उसकी बहन एक बेहतर जिंदगी जी सके। यू शुड हैव नेवर हैड टू डिफर, आई शुड हैव वर्कड हार्डर। मार्को बहन को गाड़ी में बैठे रहने को कहता है वो और उसका दोस्त तुरंत सामान समेट कर निकल आएंगे। साशा की नजर अचानक थोड़ी दूर वाले पार्क पर पड़ती है। वो बच्चे फिर से एक जगह जम गए थे। सबसे अजीब बात, बस कुछ ही सेकंड्स में पूरा प्लेग्राउंड धीरे धीरे जमीन में धंसने लगता है। वो सारे बच्चे भी उसके साथ ही गायब हो जाते हैं। मार्को को अब समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वो अपने दोस्त को जल्दी गाड़ी में आने को कहता है लेकिन अगले ही पल जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। दोस्त का पैर फिसल जाता है और तभी प्लेग्राउंड इक्विपमेंट जमीन से किसी पेड़ की तरह अचानक उगाता है। दोस्त उन उगाए इक्विपमेंट के बीचों बीच फंस जाता है और अचानक निकला हुआ एक इक्विपमेंट उसका सीना छेद देता है। मार्को जान की परवाह किए बिना उसे बचाने दौड़ता है। गलती से ग्लास के टुकड़े पर पैर रखकर घायल हो जाता है। फिर भी दर्द की परवाह किए बिना अपने दोस्त तक पहुंच जाता है लेकिन तब तक स्लाइड टनल उसके दोस्त को अंदर खींच चुका था। मार्को भी हिम्मत करके उसी में कूद जाता है। अंदर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी, जैसे किसी दूसरे संसार का रास्ता हो। तभी एक बच्चा धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकलता है। वो छोटी बच्ची जैसे जैसे पास आती है मार्को डर के मारे भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ पैर उस हरे रंग के चिपचिपे कीचड़ में फंस जाते हैं। इस नाजुक पल में साशा अपनी पूरी ताकत लगाकर भाई को बाहर खींच निकालती है। वो उसे तुरंत वहाँ से ले जाना चाहती थी लेकिन मार्को और उसका दोस्त बचपन से साथ बड़े हुए थे। वो उसे यूं शव छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता और फिर पुलिस या दोस्त के परिवार वालों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोई ये सच मानेगा ही नहीं। तभी खाली पड़े झूले से अचानक एक बच्चे की आवाज आती है, छोड़ो, और साशा को गहरी अंधेरी स्लाइड के अंदर खींच लिया जाता है। पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है। मार्को घबराकर बहन को कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन ठीक इस क्रिटिकल मोमेंट में उसका फोन बंद पड़ जाता है। वो सोच ही रहा होता है क्या करे, तभी एक्सरसाइज करती एक औरत वहाँ से गुजरती है। मार्को सावधानी से उससे फोन मांगता है लेकिन वो औरत उसे शक की नजर से देखते हुए तुरंत अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगती है। साफ था वो मार्को को कोई सस्पिशियस इंसान समझ बैठी। मार्को मजबूरन झुककर वापस घास काटने का ड्रामा करने लगता है। औरत उसे बस गार्डनर समझकर फोन रख देती है और आगे बढ़ जाती है। कंफ्यूज मार्को गाड़ी में वापस आकर पहले ग्लास वाला जूता उतारता है, जख्म पर थोड़ा सा इलाज करने की कोशिश करता है। तभी एक बूढ़ा शख्स अपनी छोटी ट्रॉली लेकर वहाँ से गुजरता है। मार्को को अचानक याद आता है उसकी बहन ने एक लाल ट्रॉली वाली सफाई कर्मी की बात की थी। क्या वो इंसान इस प्लेग्राउंड का राज जानता होगा? एक उम्मीद जगती है। मार्को तुरंत उस सफाई कर्मी को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक छलांगे मारता हुआ बच्चा भी मिलता है। वो डर के मारे उसे न चौंकाने के लिए फिर से गार्डनर का नाटक जारी रखता है और उसे ध्यान नहीं जाता कि उस बच्चे के सिर पर कोई अजीब सी ग्रोथ थी। आखिरकार लाल ट्रॉली की मदद से मार्को उस सफाई कर्मी की जगह ढूंढ ही लेता है और उससे पूछता है ये प्लेग्राउंड का पूरा राज आखिर है क्या? उस औरत ने एक नक्शा खोला और समझाया कि ये पूरी जमीन दरअसल किसी जिंदा जीव जैसी थी। प्लेग्राउंड उसका शिकार पकड़ने वाला मुंह था और वो बच्चे उसके वर्कर बीज जैसे थे। एक बार इन्फेक्टेड हो जाने के बाद वो अपनी इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस खो देते हैं, हाइव के हुक्म पर चलते हैं, बाहरी लोगों को फंसा कर मार डालते हैं। ये पूरा एक सिम्बायोटिक हंटिंग सिस्टम बन जाता है और शिकार होने के बाद बच्चे फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। जब एक ट्रैप खत्म होता है तो दूसरा फिर उभर आता है। ये जीव बिल्कुल किसी चींटी के बिल जैसा था, एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम जैसा। इसीलिए जेली के घर के आंगन में भी अचानक एक सुरंग दिखाई दी थी, जैसा सफाई कर्मी पहले भी बता चुकी थी। ये जीव खास तौर पर नैनीज, गार्डनर्स और मेड्स को निशाना बनाता है। ये बात न सिर्फ मॉन्स्टर के शिकार पकड़ने के रूल्स बताती है बल्कि इमिग्रेंट वर्किंग क्लास की मुश्किलों की एक गहरी मेटाफोर भी है। सफाई कर्मी मार्को को एक कमरे में ले जाती है जहाँ दीवार पर बहुत सारी फोटोज टंगी थी। ये सब वही लोग थे जिन्हें उस मॉन्स्टर ने निगल लिया था। वो औरत दशकों पहले से इस कम्युनिटी में काम कर रही थी। उस मॉन्स्टर के आने से पहले भी उसने अपनी आंखों के सामने ही न जाने कितने पीड़ितों को गायब होते देखा था, लेकिन उनका गायब होना ऐसा था जैसे कोई बारिश जमीन पर गिरते ही तुरंत भाप बनकर उड़ जाए। कोई पुलिस जांच होती ही नहीं थी और जो परिवार वाले कुछ जानने की कोशिश करते उन्हें भी जल्द ही जमीन के नीचे वाला वो मॉन्स्टर ले जाता। धीरे धीरे किसी की भी यहाँ काम करने की हिम्मत नहीं बची। इस साल गर्मियों में जब इस कम्युनिटी का विस्तार हुआ तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज की भरमार आई, जिससे मार्को, साशा जैसे नए लोग यहाँ खींचे चले आए। हाइव कॉन्शियसनेस के लिए तो यही सबसे आसान शिकार थे। सफाई कर्मी खुद
खुद को यहाँ इसलिए बनाए हुए थी ताकि अपनी दोस्त ग्रेस को वापस ढूंढ सके। वही इस मॉन्स्टर की पहली शिकार बनी थी, लेकिन इतने सालों में उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी, इसलिए वो खुद भी नहीं जानती थी कि साशा को कैसे बचाया जाए। मार्को अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो आंगन में अचानक उभरे प्लेग्राउंड इक्विपमेंट के पास जाता है, अपने चारों तरफ रस्सी बांधता है, पूल के ऊपर वाली नकली कवर तोड़ देता है जिससे नीचे जाने वाला अंतहीन अंधेरा रास्ता दिखता है। मार्को गहरी सांस लेकर उसमें कूद जाता है। जल्द ही वो अंडरग्राउंड दुनिया में पहुंच जाता है। पास ही प्लास्टिक शीट पर किसी की परछाई हरकत करती है। एक औरत टोकरी उठाए अंधेरे में गायब हो जाती है। मार्को हिम्मत जुटाकर उसका पीछा करता है। फिर उसे नजर आती है एक दूसरी परछाई, वही टोकरी वाली औरत अंधेरे में गायब हो चुकी थी। मार्को हिम्मत करके उसका पीछा करता है और व्यू फिर से खुला खुला होने लगता है। वो एक बॉल पिट वाली जगह में घुसता है जहाँ उसे कई लाशें मिलती हैं, सब रोबोट जैसी हरकत करती हुई जमीन के नीचे नए ट्रैप्स तैयार कर रही थी। आगे बढ़ने पर एक बदबूदार पानी का तालाब मिलता है। उसमें मौजूद लिक्विड मॉन्स्टर के स्टमक एसिड जैसा था जो निगले हुए शिकार को घोल देता था। मार्को ऊपर तैरते कचरे के सहारे किसी तरह उस तालाब को पार करता है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी बहन मिल जाती है। साशा वहाँ बैठी एक बार्बी डॉल जोड़ रही थी, लेकिन मार्को कुछ भी बोले वो सुन ही नहीं रही थी। जोश में मार्को अपने बैग में कुछ ढूंढता है, तभी उसे पिता की दी हुई वो कैंडीज मिलती है। वो पिघलकर उस इक्विपमेंट को क्रॉस करती हुई साशा के पास पहुंचती है। वो बेहोशी में उसे उठाकर मुंह में डाल लेती है और अगले ही पल ऐंठते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। साशा एक गहरी सांस के साथ अंदर का जहर उगल देती है। थोड़ी खांसी के बाद वो पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है। अब समझ आता है मिसेस माइकल क्यों बेटी को कैंडी देने से मना करती थी। असल में मॉन्स्टर का जहर शुगर की मार बर्दाश्त नहीं कर पाता। देर करने की गुंजाइश नहीं थी। दोनों तुरंत वहाँ से निकल पड़ते हैं। मार्को रस्सी के सहारे बहन को साथ लेकर बाहर की तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगता है। बात पूरी होते ही सामने बच्चों का एक बड़ा झुंड इकट्ठा हो जाता है। मार्को साशा को छुपने कहता है, खुद कैंडी और एक कुदाल पकड़कर बच्चों को चेतावनी देता है दूर रहने की, लेकिन वो बच्चे पहले से हाइव कॉन्शियसनेस के कंट्रोल में थे। वो पल भर में कैंडी और हथियार दोनों छीन लेते हैं। इसी वक्त साशा को दिखता है एक शख्स पुल अप बार से लटका हुआ है। उसके हाथ पैर चेन से जकड़े थे, बिल्कुल किसी कठपुतले जैसा हरकत कर रहा था। अगर ध्यान से देखा जाए तो लगता था बच्चे उसी के इशारे पर चल रहे थे। सारे बच्चे एक साथ मार्को पर टूट पड़ते हैं। उसी पल साशा बार पर लटके उस पपेट को होश में लाने की कोशिश करती है। मार्को उस सफेद बाल वाले बुजुर्ग को पहचान लेता है, यही ग्रेस है। वो तुरंत उसका नाम पुकारता है। अपना जाना पहचाना नाम सुनते ही ग्रेस सच में रुक जाता है। मार्को अपनी बहन को कहता है इन लोगों की परवाह न करे, अभी उन्हें यहाँ से निकलकर मदद बुलानी होगी। साशा जिद नहीं करती और भाई के साथ चलती है। वो जो सुरंग पहले खुली थी अब वापस जमीन में सिमट जाती है। दोनों जल्दी वापस उस सफाई कर्मी को ढूंढते हैं और बताते हैं कि ग्रेस नीचे मौजूद है। सफाई कर्मी ये सुनते ही सच में बहुत भावुक हो जाती है। साशा उससे रिक्वेस्ट करती है वो जितनी हो सके उतनी कैंडी इकट्ठा करने में मदद करे, इतनी कि नीचे बचे हुए सभी पपेट्स को होश में लाया जा सके। तीनों मिलकर तय करते हैं कि कैंडी पाउडर को हर एंट्री पॉइंट पर छिड़का जाए ताकि पहले टनल्स को बैंड किया जा सके। मार्को बीच में पूछता है क्या बच्चों के पेरेंट्स से मदद मांगी जा सकती है, लेकिन सफाई कर्मी बताती है कि इस कम्युनिटी में ज्यादातर अडल्ट्स पहले इन्फेक्टेड हुए लोगों की ही अगली नस्ल है। वो अजीब खून उनकी रगों में अब भी बहता है, इसीलिए पेरेंट्स को इस कम्युनिटी की गड़बड़ी की कोई परवाह नहीं होती। अब बस उन तीनों पर निर्भर था कि पूरे इलाके के सारे अंडरग्राउंड एंट्रेंसेस ढूंढ निकालें। लेकिन तभी क्रिटिकल मोमेंट पर मिसेस माइकल अचानक साशा के पास आ जाती है। मांग करती हैं कि वो उनकी बेटी से माफी मांगे। अगले ही पल जेली साशा से कैंडी बकेट छीन लेती है और मिसेस माइकल भी उसी वक्त अजीब तरीके से ऐंठने लगती हैं। सफाई कर्मी की बात सच निकली, यहाँ के अडल्ट्स भी सारे इन्फेक्टेड थे। वो सिर टेढ़ा किए धीरे धीरे साशा की तरफ बढ़ते हैं और जल्द ही उसे घेर लेते हैं। सब मिलकर उसके कपड़े खींचने लगते हैं, उसे जमीन में खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक इस नाजुक पल में मार्को कैंडी पाउडर उन पर बिखेर देता है। सारे इन्फेक्टेड लोग जमीन पर गिर पड़ते हैं। मार्को जल्दी से बहन को खींचकर भागने लगता है, लेकिन बस चंद सेकंड्स में वो इन्फेक्टेड लोग फिर से होश में आ जाते हैं और उन दोनों पर टूट पड़ते हैं। मार्को को पकड़कर सीधे उस सीसॉ के नीचे खींचने की कोशिश करते हैं जिसके नीचे तेज नुकीले कीलें लगी हुई थीं। अगर वो नीचे गिरा तो अंजाम बेहद खतरनाक होता। मार्को को इस दृश्य से ही डर से कंपकंपी छूट जाती है। वो मदद के लिए साशा को पुकारता है, लेकिन साशा भी उस वक्त मिसेस माइकल की पीठ से जकड़ी हुई थी। जेली हाथ में गोल कैंची लेकर धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। भाई बहन बेबसी से एक दूसरे को देखते हैं। अगले ही पल मार्को को उस सीसॉ के नीचे खींच लिया जाता है। उसका टखना पूरी तरह छिद जाता है। दर्द के बावजूद वो चिल्लाकर बहन को कहता है गाड़ी में रखी वीड किलर स्प्रे लाओ और उसे कैंडी सिरप में मिला दो। आई क्विट। साशा वीड किलर वाला सिरप लेकर इन्फेक्टेड लोगों को झटक कर स्लाइड की तरफ भागती है, फिर पूरा बकेट उसमें उलट देती है। भारी मात्रा में शुगर हाइव सिस्टम को घोलने लगता है। सारे कंट्रोल में फंसे पपेट्स धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने लगते हैं। पेरेंट्स और बच्चे सब धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। ग्रेस भी आखिरकार अपनी दोस्त सफाई कर्मी से मिल पाती है। पूरी कम्युनिटी आखिरकार नॉर्मल हो जाती है। साशा अपने भाई को लेकर गाड़ी से आराम से निकल जाती है, यूं जैसे वो पीछे कोई निशान ही न छोड़ रही हो। यहीं ये कहानी खत्म होती है। ये फिल्म टिपिकल डार्क एली वाले
हॉरर से हटकर डे टाइम हॉरर को अपने कोर में रखती है। चमकदार सबर्बन हवेली और रंग बिरंगे प्लेग्राउंड को सबसे घुटन भरी कैद में बदल देती है। कॉन्ट्रास्ट के जरिए थ्रिलर एटमॉस्फेयर पूरी तरह भर देती है। नैनी साशा के अनजाने में यहाँ फंस जाने से कहानी शुरू होती है। बच्चों के इस समूह में हुए अजीब बदलाव के जरिए एक डार्क प्रोफेसी रची गई है, जिसमें ग्रुप कॉन्शियसनेस अपने आप में हर इंडिविजुअल को निगल रही है। ऊपर से देखने में तो ये एक अनजान जीव का इंसानों को निगलना लगता है, लेकिन असल में ये उस समाज का चेहरा दिखाती है जो माइग्रेंट वर्किंग क्लास को निगल रहा है, उनकी लापरवाही और क्रूरता को। ये फ्रेश डे टाइम हॉरर कॉन्सेप्ट और उसका मेटाफोरिकल कोर काफी इंप्रेसिव है, लेकिन ओवरऑल हॉरर इफेक्ट थोड़ा साधारण ही रहा। कहानी की गति भी काफी फ्लैट थी। भले ही ये कोई मास्टरपीस ना हो, लेकिन लो बजट हॉरर फिल्म्स की एक अलग ही यूनिक फील जरूर पैदा कर देती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली और भी दिलचस्प कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।